जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में सोहेल खान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, हमारे बाइनोमियल थ्योरम के कुछ टॉपिक हो चुके हैं। आज ये हमारा 5th लेक्चर है और 5th लेक्चर में जो है वो बहुत ही अच्छी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। देखो, बाइनोमियल थ्योरम हमारा चल रहा है जिसमें हमने कुछ चीजें पढ़ा दी आपको। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक नहीं पढ़ा है, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स पढ़ाई है, जैसे इसमें इंडिपेंडेंट टर्म्स कैसे निकालते हैं हम, मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं हम, या हम जो है कोई भी अगर मान लेते हैं हमारे को कोई भी टर्म निकालनी हो TR+1 वाले फॉर्मूले से जनरल टर्म, तो वो जनरल टर्म कैसे निकालते हैं। एंड टर्म कैसे से अगर हमारे को मान लेते हैं कोई भी पीछे से कोई भी टर्म निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हमने करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाके पहले उनको देख लेना, उसके बाद इस टॉपिक पे आना, ठीक है ना। क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो लास्ट में पढ़ाए जाते हैं, जब टॉपिक खत्म होने वाला होता है तब इसको पढ़ाए जाते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है, अभी थोड़े टाइम के बाद में। इसमें एक टॉपिक हमारे पास में आज का है जो कि जिसका नाम है ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट। ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट जो होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन में, वो कैसे फाइंड करते हैं, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये आता है कि सर ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट से मीनिंग क्या है हमारा, ठीक है, क्या मतलब है ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट का। तो जैसे अगर आपके पास में कोई एक्सपेंशन है x+y का होल स्क्वायर, सपोज करो आप इसको सॉल्व करना चाहते हो x+y का होल स्क्वायर, तो क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर x² + 2xy + y², सही है। तो मैंने क्या करा, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन था, उसकी पावर 2 थी, है ना। इसको ओपन करा, इसको एक ओपन जब हमने करा तो इसमें जो टर्म्स आई हैं वो 3 टर्म्स आई हैं। मतलब जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा टर्म होती है। जैसे 2 पावर होती है तो यहाँ पे 3 टर्म्स आती है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा इनके कोएफिशिएंट क्या है, तो x² का कोएफिशिएंट का मतलब होता है x² के मल्टीप्लाई में नंबर कौन सा है। x² के मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है, 1 है। xy के मल्टीप्लाई में कौन है, 2 है। तो इसका मतलब ये होता है कि xy का कोएफिशिएंट 2 है। इसका मतलब ये होता है कि x² का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। ऐसे ही y² के मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है, तो आप बोलेंगे सर y² के मल्टीप्लाई में 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है y² का कोएफिशिएंट भी क्या है, 1 है। तो कहने का सेंस ये है कि ये जो नंबर आपको वेरिएबल के मल्टीप्लाई में दिखते हैं इन्हीं को बोलते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। जैसे y² का 1 है, xy का 2 है और x² का 1 है। इस समय इसमें जो सबसे बड़ा कोएफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है और इसकी पोजीशन है ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, पहली पोजीशन सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन पे क्या आ रहा है, ये वाला नंबर आपको दिख रहा है, xy का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है और वो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट आपको दिख रहा है सेकंड पोजीशन पे। तो अगर मान लेते कोई भी एक्सपेंशन आपको दे रखा है, चाहे वो कितना भी अंदर कुछ भी लिखा हुआ है या बाहर कुछ भी लिखा हुआ है, अगर ऐसे प्लस में है, ठीक है, और आपको इसका ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट बताना है तो डिपेंड करता है। जैसे मान लेते हैं x+y का होल क्यूब खोलते हैं तो x³ + 3x² y + 3xy² 3xy² + y³, ऐसा। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि इसमें ग्रेटेस्ट कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर अब एक नहीं है, अब 2 हैं, एक ये वाला 3, एक ये वाला 3। तो अगर ऑड पावर आ रही है तो यहाँ पे 2 ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट आते हैं, और अगर इवन पावर आ रही है तो सिर्फ एक आता है बच्चे उस केस में। देखो जैसे मान लेते हैं हम x+y की पावर जो है 4 खोलेंगे, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे होता है x की पावर 4, 4x³ y 6x² y², 4xy³ y⁴, है ना, ऐसा होता है। तो इसमें जो ग्रेटेस्ट दिख रहा है वो सिर्फ एक है, ये वाला थर्ड पोजीशन पे जा रहा है, 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे जा रहे हैं, यानी तीसरी वाली जो टर्म है वो क्या इसका ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट दे रही है ना। तो कहने का सेंस ये है कि जब भी आपको ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट निकालना हो तो ये पावर पे डिपेंड कर रहा है। अगर पावर जो है वो जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यानी इवन पावर है, तो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट उस केस में सिर्फ एक होता है ना। मतलब एक ही ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट निकलेगा, अब वो चाहे कुछ भी निकले, कोई सी पोजीशन पे निकले, लेकिन एक ही निकलेगा, ठीक। अगर मान लेते हैं पावर ऑड है, जैसे ये 3 है, 5 है, 1 है ना, ऐसे कभी भी होता है, तो 2 ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट निकलते हैं आपके, है ना। और ये 2 अलग अलग पोजीशन पे होते हैं लेकिन नेक्स्ट टू ईच अदर होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, अगर एक यहाँ पे होगा तो इसके बगल में दूसरा होगा। जैसे ये सेकंड टर्म है तो इसके बगल वाली टर्म में क्या होगी, दूसरा कोएफिशिएंट हो जाएगा ग्रेटेस्ट, तो वो थर्ड टर्म हो जाएगी, क्लियर। तो अब बात ये आती है कि सर अगर मान लेते हैं हमारे पास में ना कोई n पावर आ जाती है, x+y की पावर कितना n आ जाती है। अब ये इवन भी हो सकती है सर, ऑड भी हो सकती है। तो क्या हम जैसे बहुत बड़ी पावर आ गई तो कैसे पता लगाएंगे कि ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कहाँ पे लाई करेगा।
तो उसके लिए क्या होता है, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये फॉर्मूलाज बताते हैं कि ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट आपको कैसे निकालना है। तो देखो जैसे ये लिख रखा है कि मान लेते हैं x प्लस ए का कोई एक्सपेंशन है, y ना देकर यहाँ पे क्या दे दिया उन्होंने a नाम दे दिया। x प्लस ए की पावर a का n का कोई एक्सपेंशन है हमारे पास में, x प्लस ए की पावर क्या n का कोई एक्सपेंशन है हमारे पास में, और उसमें बहुत सारे कोएफिशिएंट हैं जब हम उसको खोलते हैं, जैसे nc0 nc1 nc2 ऐसे करते 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 ncn तक बहुत सारे कोएफिशिएंट है। तो अगर मुझे ये पता लगाना है कि इसमें ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट निकालने के लिए डिपेंड करता है कि वो हम n जो है वो इवन है या ऑड है। अगर n जो है इवन है, n क्या है, अगर इवन है, अगर n इवन है तो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होता है बच्चे nc(n/2), मतलब एक कोएफिशिएंट निकलता है। ठीक है, इवन के केस में, ठीक है, इवन के केस में क्या होता है nc(n/2), ये होता है ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। ठीक है, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट क्या होता है nc(n/2), यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे 4 पावर है तो ये होगा 4c4/2, 4c4/2 का मतलब होता है 4c2। 4c2 को सॉल्व करेंगे तो 4×3/2 बोलते हैं हम उसको, और इसको कट करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3 2 6 आ रहा होगा। देखो जरा इसका कोएफिशिएंट 6 है क्या, ग्रेटेस्ट तो बोलेंगे सर 6 है, ये रहा। तो 6 जो है ना, ये थर्ड पोजीशन पे जो आ रहा है, ये जो 6 है ये ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट है इसका, 6 दिख रहा है आपको। तो हम इस तरीके से निकालते हैं nc(n/2) करके इसका ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं उस केस में। अगर n क्या है, ऑड है, तो ऑड के केस में 2 ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट निकलेंगे आपके, और दोनों नेक्स्ट टू ईच अदर होंगे। नेक्स्ट टू ईच अदर का मीनिंग ये है कि इफ फर्स्ट कोएफिशिएंट इज एट द सेकंड पोजीशन, देन सेकंड कोएफिशिएंट विल एट द थर्ड पोजीशन। ठीक है, विल बी एट द थर्ड पोजीशन। तो अगर जैसे एक कोएफिशिएंट आपको दे रखा है nc(n-1/2), तो दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा होगा nc(n+1/2), nc(n+1/2), ठीक है, बाय 2 ऐसा कुछ होता है। nc(n-1/2), दूसरा होता है nc(n+1/2), ठीक है, ये होता है। क्लियर है बात, समझ में आ रही है आपको? तो ये ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होते हैं इसके, एक ये वाला होता है, एक ये वाला होता है, इवन का केस, ऑड का केस। इवन के केस में nc(n/2), ऑड के केस में nc(n-1/2), nc(n+1/2), ये होते हैं। क्लियर? अच्छा, तो जब भी आपके पास में ऑड पावर आएगी, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट पूछा जाएगा, तो ये दोनों फॉर्मूले लगाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास में इवन पावर आती है और इवन पावर पे ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट पूछा जाता है, इतना रुको जरा, ठीक है लाइट आई था है ना, तो यहाँ से बटन प्रेस हो गया था मुझसे, ठीक है, कोई बात नहीं। इवन पे क्या होता है nc(n/2) इसका होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है यहाँ पे? अब बात ये आती है कि सर इसको क्वेश्चन को फॉर्मूला हम लगाते कैसे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर फॉर्मूला कैसे लगाएं, इस पे कैसे फॉर्मूला लगाएं कि हमारा आंसर बने। तो जब भी आपको फॉर्मूला लगाना होगा तो पहले तो आपको ना पावर पे फोकस करना है। ठीक है, सबसे पहला काम होगा आपको पावर पे फोकस करना है। जैसे क्वेश्चन ये वाला है, पहले इसी को करवाता हूँ। सबसे पहला काम होगा आपको पावर पे फोकस करना है, जो भी पावर होगी उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगाना होता है। जैसे आपको बोल रखा है द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ x + y/x³ होल रेज़्ड टू पावर 20 इज, इसका ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट क्या होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखना है कि जो पावर है n की वैल्यू कितनी है, 20 है। 20 इवन होता है या ऑड होता है, पहले ये बताओ। तो आप बोलेंगे सर इवन होता है। तो इसके कितने ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट लाई करेंगे, तो आप बोलेंगे सिर्फ एक ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होगा इसका, और उसको निकालना है। ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट को मैं जीसी बोल रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू होगी बच्चे nc(n/2), nc(n/2). आगे बात समझ में, nc(n/2) क्यों लिखा हमने। अब nc का मतलब होता है 20c 20/2, 20/2 कितना होता है, 10 होता है। तो 20c10 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20c10, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, 20 का करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई है ना। तो इस तरीके से आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कैसे निकाल रहे हैं, पक्का? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x + 1/3x² होल रेज़्ड टू पावर 9, 2x + 1/3x² होल रेज़्ड टू पावर 9। इसमें ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। आपसे पूछा गया कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको n पता लगाना है। n कितना है यहाँ पे, 9 है बच्चे, n है 9। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट निकालना है आपको। इसमें क्या होगा, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट जब भी ऑड पावर होगी तो 2 ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट निकलेंगे, लेकिन दोनों के दोनों सेम ही होते हैं। मतलब जैसे x + y का होल क्यूब आपने खोला था ना,
तो एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy² प्लस वाई क्यूब ऐसे आया था। तो आपने ध्यान दिया होगा वहां पे जो 3 था वो दोनों में सेम ही था तो वो ग्रेटेस्ट, लेकिन दोनों में 3 ही आंसर था। आपने नोटिस करा था इस बात को कि जो सेकंड पोजीशन पे था वो 3x² था और जो थर्ड पोजीशन पे था वो था 3xy²। तो दोनों में 3 ही लिखा हुआ था ना, तो वो दोनों सेम थे, है ना। तो वो दोनों सेम थे, इसका मतलब ये है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट सेकंड और थर्ड पोजीशन पे दो कोफिशिएंट आ रहे हैं, लेकिन वो दोनों के दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि आपके दो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकलेंगे, लेकिन वो दोनों के दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पे देखो जब भी निकलेंगे तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट दो निकलेंगे। कौन कौन से? एक तो निकलेगा NCn-1/2 एंड दूसरा निकलेगा NCn+1/2। लेकिन आप इसको सॉल्व करोगे ना तो दोनों की वैल्यू सेम होती है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। NCn-1/2 का मतलब होता है 9C9-1/2 और इसका होता है 9C9+1/2। ठीक है, तो 9C9-1 कितना होता है? 8/2 कितना होता है? 4। 9C4 हो गया और ये कितना हो जाएगा? 9C5 हो जाएगा। आगे बात सुनिए, 9+1 10/2 तो 5 हो गया। तो 9C4 और 9C5 इक्वल होते हैं। अगर आपको परम्यूटेशन का और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता है तो आपको ये पता होना चाहिए NCR जो होता है वो NCn-R के इक्वल होता है। इसकी हेल्प से ये बोल सकते हैं कि इन दोनों का गैप अगर 5 का है तो ये इसके इक्वल होगा। 9C4 और 9C5 की वैल्यू इक्वल आती है। नहीं भी आपको समझ में आ रहा तो आपको एक NCR का एक फॉर्मूला आना चाहिए, वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r का होल फैक्टोरियल। आप इसको सॉल्व करके चाहे 9C4 या 9C5 किसी भी एक को पहले सॉल्व कर लो इस वाले फॉर्मूले से। तो जैसे मैं 9C4 को सॉल्व कर रहा हूँ तो 9C4 को सॉल्व करूंगा तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 9 - 4 का होल फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल को 4 × 3 × 2 × 1 × 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इससे ये काट दो। ठीक है, 4 से ये काट दो 8, 2 बारी में 2 से 2 काट दो। समझ गए? अच्छा, 3 से जो ये 6 काट दो 2 बारी में। तो ये कुछ ऐसे आ रहा है मुझे 9 × 7 × 2। ठीक है, ओके। 9 7 जा होता है 63 × 2 कर दो 6 2 1 126। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? ऐसा आपको इसको सॉल्व करना होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब आप बोलेंगे सर 9C5 करते तो क्या 126 ही आता हमारा आंसर? बिल्कुल आता। मैं आपको बता देता हूँ, आपको दोनों में से एक निकालना है वैसे। मैं आपको एक करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑड पे पहला क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से सॉल्व हो रहा है ना। तो इसलिए मैं करके बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि आप दोनों के दोनों सॉल्व करके निकालेंगे, ऐसा नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो जैसे 126 ऐसे 9C5 निकालेंगे हम। तो 9C5 अगर मैं निकालता हूँ तो ये होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और 9 - 5 का होल फैक्टोरियल। अब इसको ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा बन रहा है 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये बन रहा है ना। ऊपर वाला देखना जरा क्या लिखा हुआ था, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 4 5 यहाँ पे 4 5 लिखा हुआ है, दोनों सेम ही है। तो इसका आंसर भी तो 126 ही आएगा, है ना। तो नीचे वाला सेम ही तो है। देखो 9 - 4 5 होता है, 4 फैक्टोरियल ये रहा, तो सेम ही होता है। ठीक है, तो आंसर अलग नहीं आएगा, आंसर सेम ही रहेगा। बस वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कर रहे हो। क्लियर है? चलो इसको नोट करो जरा। देखना जरा ये क्वेश्चन है। द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ क्या है 1 + x होल रेज़ टू पावर 10 इज 1 + x होल रेज़ टू पावर 10 में ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट क्या होगा? जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा। 1 + x होल रेज़ टू पावर 10 ये दे रखा है आपको। आपसे ये पूछा गया है कि इसमें ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर A B C या D। इसमें करने के लिए आपको जो है 20 सेकंड का टाइम है। 20 सेकंड में मेरे को लगता है आप बना दोगे इसको, है ना। तो क्या है बच्चे, यहाँ पे n की वैल्यू है 10। क्या है, इवन है या ऑड है? इवन है ना। n एक इवन नंबर है, इवन नंबर है तो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कितने होंगे? एक ही होगा। कौन होगा? NC(n/2). क्या होता है वैसा? 10C(10/2). 10/2 को क्या लिखते हैं? 10C5 लिखते हैं। समझ में आ रहा है? 10C5। अब 10C5 को NCR वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n - r का होल फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो चेक करो। अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले बताया ये वाला फॉर्मूला NCR वाला, उससे कर रहे हैं। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए? हलवा क्वेश्चन था बिल्कुल। लो नोट करो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ,
दे रहा क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, एक मिनट रुक जाओ, आ गया ये रहा। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x होल रेज़ टू पावर 2n + 2, 1 + x होल रेज़ टू पावर 2n + 2। आपको बोल रखा है इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन या चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बताओ टोटल पावर क्या दे रखी है, ये है 2n + 2 है ना, 1 + x की पावर कितनी है 2n + 2 है। मुझे ये बताइए कि ये जो 2n + 2 है ये एक इवन नंबर होता है या ऑड नंबर होता है? अरे भाई सब इवन नंबर होगा ना, 2 का मल्टीपल है, 2 से जो डिवाइड होते हैं वही तो इवन होते हैं। इवन है या ऑड है? ये 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है, इवन नंबर है। तो ये कैसा नंबर है? इवन नंबर है, इवन नंबर है। चलो बढ़िया, तो ये हो गया इवन नंबर। अब ये इवन नंबर है, अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि इसमें ग्रेटेस्ट जो टर्म या ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट अगर मेरे को निकालना है इसमें, तो इवन के केस में जो होता है वो होता है वैसा, उसका फॉर्मूला NC/N/2। तो n का मतलब है 2n + 2, C 2n + 2/2। ठीक है, ये हो गया 2n + 2, C इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो n + 1 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको? पक्का? ठीक है, अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ रही है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके हमारे पास में आंसर निकलेगा। इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये वाला NCR वाला। कौन सा? NCR वाला। NCR = n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n - r का होल फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला हमारे को लगाना पड़ेगा। तो NCR का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, तो 2n + 2 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r, यानी n + 1 है, r की प्लेस पे देखो जरा, तो r फैक्टोरियल 2n + 2 माइनस r, r मतलब n + 1 का होल फैक्टोरियल, ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, तो बच्चे ये ऐसे आ रहे हैं 2n + 2 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n + 1 का होल फैक्टोरियल। इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2n + 2 माइनस n माइनस 1 का होल फैक्टोरियल। अब देखो इसको कट करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया 2n + 2 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n + 1 का होल फैक्टोरियल। और ये देखो 2n में से n माइनस करो जरा, कितना मिलता है, तो आप बोलेंगे सर n मिलेगा। ठीक है, +2 में से 1 माइनस करो तो +1 मिलेगा, n + 1 का होल फैक्टोरियल। तो कहने का मतलब ये n + 1 2 बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है तो इसका मतलब n + 1 का होल स्क्वायर है। तो ये हो गया 2n + 2 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n + 1 का होल फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए मेरी बात? आसान है समझना, है ना, आ गया ना समझना। तो ऐसे करना होता है इसको, ऐसे करोगे तो बहुत अच्छे से आराम से आप इसको सॉल्व करोगे। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? चलो इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं, नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि क्या करना है, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कैसे निकालना होता है। ठीक है, अब देखो जरा, नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कैसे काउंट करते हैं हम, है ना, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन में। सपोज करो आपको कभी भी कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है इंटीग्रल टर्म निकालो। पहली बात तो इंटीग्रल टर्म होती है ये पता होना चाहिए। इंटीग्रल टर्म्स ऐसी टर्म्स होती हैं जिसमें पावर जो होती है ना एक पॉजिटिव इंटीजर होती है, या इंटीजर के रूप में होती है, पॉजिटिव भी ना हो तो भी चलेगा, इंटीजर पावर होंगी। ऐसी टर्म जिनकी पावर इंटीजर फॉर्म में हो उनको बोलते हैं इंटीग्रल फॉर्म। अब आपको इंटीजर पता होना चाहिए पहले, जैसे 1 2 3 4 5 6 0 -1 -2 ये सारे इंटीजर नंबर होते हैं। ठीक है, तो ऐसी टर्म्स जो इंटीजर पावर दे दें उनको बोलते हैं इंटीग्रल टर्म। तो इंटीग्रल टर्म निकालने का पहला तरीका ये होता है कि आप ना एक्सपेंशन को ओपन कर लो। एक्सपेंशन को ओपन करोगे तो एक्सपेंशन को ओपन करने के बाद में आपको कुछ टर्म्स मिलेंगे जिसकी पावर ना पूरी पूरी कट हो रही होगी, वो टर्म्स को उठा लो, वही है इंटीग्रल टर्म्स। लेकिन कई दिक्कत आ जाती है कई बार, जब एक्सपेंशन में पावर जो होती है ऐसे जैसे 256 पावर दे दी, 256 पावर तो नहीं सॉल्व होगी ना हमारे से, इतना बड़ा एक्सपेंशन तो नहीं खोल सकते हम। तो अगर हम मान लेते हैं ऐसी कोई बड़ी सी पावर आ जाती है 256, कोई और ऐसी कोई पावर आ जाती है और उसमें इंटीग्रल टर्म निकालना है, तो वो निकालना थोड़ा टफ है हमारे लिए। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आसान तरीका होता है कि एक फॉर्मूला होता है वो आपको लर्न करना है। ठीक है,
और ये कहीं पे आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, तो इसको लर्न कर लो और लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा आपको जो आपको नहीं मिलती कहीं पर भी, जैसे वो n+k-1 ck-1 वाला जो है, तो जनरली आपको बुक में नहीं मिलेगा। कुछ कुछ बुक्स में मिल जाएगा अच्छी, लेकिन सारी बुक्स में नहीं मिलेगा। तो आपको ये सब चीजें पहले से ही अपनी कॉपी में नोट कर लेनी है, ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो बाद में, ठीक है। तो जब भी आपको इंटीग्रल टर्म्स निकालनी हो, तो इसको निकालने के लिए तरीका है। तरीका क्या है, देखो ऐसा होता है कि अगर मान लेते हैं आपके पास में कोई एक्सपेंशन है, a की पावर सपोज करो कुछ है, जैसे a की पावर सपोज करो 1/p है, प्लस b की पावर है 1/q, और इसकी होल पावर जो है वो n है, ठीक है, क्या है, n है। अब n तो चलो जो भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। p और q पे यहाँ पे इंटीग्रल टर्म का जो फॉर्मूला है ना, वो बेस्ड होता है। तो ऐसा होता है कि ये जो n है होल पावर, अगर ये p और q के एलसीएम, p और q से दोनों से डिवाइड हो गई है, ठीक है, p से भी डिवाइड हो सकती है, q से भी डिवाइड हो सकती है, मतलब n जो है वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। जैसे मान लेते हैं n की जगह पे मैंने मान लेते हैं 24 लिख रखा है, और 1/p की जगह पे मैंने 3 लिख दिया, जैसे सपोज करो 2 की पावर 1/3 प्लस मैंने ऐसे लिख दिया 3 की पावर 1/4, और इसकी होल पावर जो है वो मैंने लिख दिया 24। समझ गए? तो ये 3 से भी पूरा डिवाइड हो रहा है 24, और ये 4 से भी पूरा डिवाइड हो रहा है 24, है ना। तो 3 से भी हो रहा है, 3 से कितनी बार हो रहा है, तो आप बोलेंगे 3 से हो रहा है 8 बारी में, है ना। 4 से भी हो रहा है 6 बारी में, तो दोनों से हो रहा है डिवाइड। अगर ये दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो उस केस में क्या करना है, अगर आपको इंटीग्रल टर्म्स निकालनी होगी, तो उसका फॉर्मूला होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एलसीएम ऑफ pq, n/LCM ऑफ pq प्लस 1 होता है। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जो सिंबल लग रखा है ये वाला जो ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका काम क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, कि इसके अंदर अगर कोई भी वैल्यू आ जाती है, सपोज करो 4.5, तो ये 4.5 किसके बीच में होगा, तो आप बोलेंगे सर 4 और 5 के बीच में होता है। तो इसका काम ये होता है कि ये दिखने में तो इसका नाम तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेकिन करता क्या है, ये ऑलवेज छोटा वाला इंटीजर वैल्यू को ले सकता है। मतलब इसके या तो एक इंटीजर आंसर आता है, इसको सॉल्व करके सिंपल सा आंसर ये है, बिना पॉइंट के एक इंटीजर वैल्यू इसका आंसर आती है। तो या तो ये आएगी या तो ये आएगी। इंटीजर वैल्यू दो ही है इसके आसपास में, एक तो 4 है एक तो 5 है। तो ये क्या करता है, ऑलवेज छोटी वाली वैल्यू को उठा लेता है, और इसका आंसर जो हो जाता है वो ऑलवेज 4 हो जाता है। यानी अगर मान लेते हैं मैंने ऐसे लिख रखा 3.92 ऐसे लिख रखा है, और इसका इंटीजर के अंदर डाल रखा है, तो ये किन किन नंबर के बीच में लाया करेगा, 3.92 जो होगा वो एक्चुअल में 3 और 4 के बीच में लाया करेगा। क्या बात सही है? अब वैसे तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर हम 4 बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, तो इसका काम ये रहेगा कि ये ऑलवेज छोटी वैल्यू लेता है इंटीजर की, तो इसका आंसर ऑलवेज 3 होगा। तो इस ब्रैकेट में पहली चीज तो ये पॉइंट हट जाता है, और ये जो नंबर दिख रहा है ये आ जाता है। समझ गए? चलो, अब ये ब्रैकेट का काम ये है कि ये इंटीजर वैल्यू देता है, पॉइंट हटा देता है, ठीक है, यानी डेसिमल वैल्यूज को हटा देता है, और इंटीजर वैल्यूज का क्या कर देता है, आंसर दे देता है। क्लियर? अब जब भी आपका मान लेते हैं पूरा डिवाइड हो रहा है, तो उसके लिए करना क्या है, n को डिवाइड करना है पहले एलसीएम ऑफ pq से, और उसमें ऐड एक जो होता है वो ऐड कर देना। उसके बाद में अगर मान लेते हैं डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, pq से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या करना है, आपको सीधा सीधा क्या कर देना, n/LCM ऑफ pq कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं सर? इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, पहला वाला था यहीं पे लिखा हुआ स्क्रीन पे ना, पहला क्वेश्चन यहीं पे लिखा हुआ स्क्रीन पे। पहले मैं इसको बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, आपको बोल रखा है कि फाइंड द इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 3⁻² प्लस 5⁻1/8 होल रेज़ टू पावर 256। ठीक है, आपसे बोला गया है कि इंटीग्रल टर्म्स बताओ इसमें कितनी होंगी, है ना, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स आपको बतानी है। तो अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, ये 2 और 8 पहले ये चेक करना है, क्या ये 256 को डिवाइड कर सकते हैं? 2 तो आराम से कर देंगे, 8 कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। 8 या 24, 8 दूनी 16, 32 बारी में कर देगा 8 इसको डिवाइड, है ना। तो 8 इसको डिवाइड कर पा रहा है, 2 इसको डिवाइड कर पा रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स अगर मेरे को निकालने होंगे तो ये वाला फॉर्मूला ऊपर वाला लग जाएगा इसमें। तो आपको करना है क्या, सबसे पहले p डिसाइड करना है, p है 2, q कितना है, q है बच्चे 8, और n कितना है, n है 256। आगे बात समझे, n p और q क्या है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स अगर आपको निकालनी है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स अगर आपको निकालनी है, तो वो होता है n/LCM ऑफ a, ठीक है, प्लस 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में होगा ये। तो n की वैल्यू है बच्चा 256, नीचे करना है एलसीएम ऑफ कितना,
2,8, 2 और 8 का एलसीएम तो 8 ही होता है ना। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में डालो +1 कर दो, तो 2 और 8 का एलसीएम 8 हो जाता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 256 डिवाइडेड बाय 8, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर +1, 256 डिवाइडेड बाय 8 32 होता है, +1 कर दो, है ना। तो 32 आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व करेंगे तो 32 + 1 कितना हो जाता है, 33 हो जाता है। तो 33 इसका क्या हो गया बच्चे, आंसर हो गया। बस समझ में आ गई। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कोई डाउट है इसमें किसी भी तरीके का जो आपको समझ में नहीं आया? हाँ पक्का, चलो बहुत अच्छी बात है अगर आपको डाउट नहीं है। अब इसमें देखो दो तरह की चीज होती है, एक होती है इंटीग्रल टर्म्स और एक होती है, इंटीग्रल टर्म को ये रैशनल टर्म्स भी बोलते हैं हम, ठीक है, और एक होती है इरैशनल टर्म्स। कौन सी? इरैशनल टर्म्स। इरैशनल टर्म्स कभी भी निकालनी होगी तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल टर्म्स निकाल के, टोटल टर्म्स निकाल के इसमें से माइनस कर दो इंटीग्रल टर्म्स। कौन सी? इंटीग्रल टर्म्स माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। टोटल टर्म्स में से इंटीग्रल टर्म्स माइनस कर दो, आपका खत्म हो जाएगा आंसर। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है इस एक्सपेंशन में इरैशनल टर्म्स कितनी होंगी, पहला क्वेश्चन इंटीग्रल टर्म्स कितनी होंगी वो मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं। अब दूसरा पूछा जाता है कि इसमें इरैशनल टर्म्स निकालो, तो इरैशनल टर्म निकालने के लिए जो एक्सपेंशन की पावर होती है ना, जैसे इसकी पावर कितनी है अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर इसकी जो पावर है वो 256 है। पावर कितनी है? 256 पावर है। तो 256 पावर है, जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा टर्म्स होती हैं, है ना। तो 256 पावर है तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएगी बच्चे? 257 टर्म्स है। इसमें से क्या करो आप, इंटीग्रल टर्म्स माइनस कर दो, तो ये हो जाएंगी इरैशनल टर्म्स। अगर आपसे पूछा जाता है इरैशनल टर्म्स बताओ तो इसमें से इंटीग्रल टर्म्स माइनस कर दो, तो बच्चे 7 में से 3 माइनस करोगे 4 आएगा, 5 में 3 माइनस करोगे 2 आएगा, तो 224 इरैशनल टर्म्स होगी इसमें। तो इरैशनल टर्म्स निकालनी होगी तो क्या करना है आपको, दोबारा से सुनो, इरैशनल टर्म्स निकालने के लिए टोटल टर्म्स में से इंटीग्रल टर्म्स माइनस कर दोगे। अगर आपको इंटीग्रल टर्म्स निकालनी होगी तो फिर इन दोनों में से एक फॉर्मूला यूज करोगे। पहला फॉर्मूला तब यूज करोगे जब ये दोनों नंबर इसको डिवाइड कर पाएंगे, दूसरा फॉर्मूला तब यूज करोगे जब ये दोनों नंबर इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। नंबर जब भी आपको इंटीग्रल टर्म्स निकालनी होगी, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, तो आपको क्या करना है, n/LCM ऑफ PQ को जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रखना है। अगर आपके पास इसमें पॉइंट में कभी भी आंसर आता है तो उसको पॉइंट को हटा के आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू उसके दोनों नंबर के बीच में लेनी पड़ती है, ठीक है। क्लियर है ये बात, समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया, इसको आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? चलो एक तो पता नहीं, ये रहा एक क्वेश्चन बोल रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ इरैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 8 raised to power 5 raised to power 1/8, 2 raised to power 1/6, whole raised to power 100। आपसे बोला गया है इस पर इरैशनल टर्म्स बताओ कितनी होगी, 96 होगी, 97 होगी, 98 होगी या 99 होगी। चार आपको बोल रखे हैं, इनमें से एक करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर A, B, C या D। चलो स्टार्ट कर लो, इसका एक आंसर बनाना, ठीक है, जो सही होगा आपके अकॉर्डिंग वो आंसर इसका बना लेना। चलो बना लोगे ना? हाँ, इरैशनल टर्म्स निकालनी है, याद रखिए इरैशनल टर्म्स। इरैशनल टर्म्स कैसे निकालते हैं, टोटल टर्म्स में से इंटीग्रल टर्म्स माइनस करते हैं। टोटल टर्म्स कितनी होगी, जितनी पावर होती है उससे ज्यादा एक ज्यादा टोटल टर्म्स होती है। तो पावर कितनी है 100, 100 से एक ज्यादा 101 टर्म्स है इसमें टोटल। अब इसमें इरैशनल टर्म्स निकालने के लिए इंटीग्रल टर्म्स निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, p कंसीडर करते हैं। p कितना है बच्चे, 1/8। अच्छा जिसको नहीं पता इसको ना, इसको हम चाहें तो 5 की पावर 1/8 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है 8√5, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे हम कभी आपने देखा होगा ना क्यूब रूट को हम ऐसे लिखते हैं, है ना, तो ऐसे ही इसको भी लिखा जाता है। तो इस तरीके से हम बता रहे हैं कि वो 1/8 नहीं है, p की वैल्यू 8 है, p की वैल्यू कितनी है 8 है, और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, वो पावर 1/6 बनेगी, शायद 6 पावर है ना, 1/6 बनेगी तो ये 6 हो जाएगी q की वैल्यू। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू हो जाएगी 100 n की वैल्यू हो जाएगी, है ना। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है नंबर, सबसे पहले ये देखना है 8 और 6 क्या 100 को डिवाइड कर सकते हैं, 6 भी नहीं कर सकता शायद 100 को कंप्लीट डिवाइड, 8 तो बिल्कुल नहीं करेगा, है ना। 4 कर सकता है, 8 नहीं कर सकता। पॉइंट में आंसर आता है 8 से करोगे 100 को डिवाइड तो 12.5 आंसर आ रहा है ना, 12.5 आंसर आता है। तो नहीं पूरा डिवाइड नहीं कर रहा, पॉइंट में आंसर आ रहा है, ठीक है।
तो इसका मतलब ये पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहे। अगर ये पूरा डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स अगर आपको निकालनी होगी, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स अगर आपको निकालनी होगी, इंटीग्रल टर्म्स अगर आपको निकालनी होगी, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चे n अपॉन एलसीएम ऑफ p कॉमा q, बस इतना होता है। और इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देते हैं। क्या बात समझ पाए आप? n अपॉन एलसीएम ऑफ p कॉमा q, और इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देते हैं। तो n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 100 अपॉन एलसीएम ऑफ 8,6, एलसीएम ऑफ 8,6। अब आपका एलसीएम निकालना आना चाहिए भाई साहब। एलसीएम ये मत पूछना कि मेरे को एलसीएम नहीं आता। 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 24 होता है ना? चलो 24, 100 हियर, 100 से 24 को 100 से 100 को 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो शायद ये आएगा 24 चौक 96 होता है, और 24 ही कम 24 होता है, 4.1 के आसपास आ रहा है कुछ, है ना? ये आ गया 4.1 के आसपास। 24 ही कम 24 पे 6 बचेगा इसका, नहीं 6 नहीं बचेगा, 16 बचेगा शायद, है ना? ये लंबा जा रहा है। 4.1 अप्रोक्सीमेट मान लो, ठीक है यार, है ना? तो ये कुछ ऐसा आएगा। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करके 4 आ रहा है इसका आंसर, यानी 4 जो है इंटीग्रल टर्म्स है। तो अगर हमारे को इरेशनल टर्म्स निकालनी है, इरेशनल टर्म्स सपोज करो हमारे को निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? टोटल टर्म्स में से क्या माइनस कर दो? इंटीग्रल टर्म्स माइनस कर दो, इंटीग्रल टर्म्स माइनस कर दो, ठीक है? तो टोटल टर्म्स कितनी है अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर टोटल टर्म्स जो है हमारे पास में वो होती है 100 से एक ज्यादा, तो 101, ठीक है? 101, इसमें से इंटीग्रल टर्म्स माइनस कर दो, तो इंटीग्रल टर्म्स कितनी है? 4। आंसर कितना आता है बच्चे? 97 आ रहा है शायद, है ना? 97 इसका क्या है? करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर है। क्या ये बात समझ में आई आपको? कैसे करा हमने? देखो जरा इसको ध्यान से। कोई डाउट है इसमें किसी भी तरीके का? पक्का? चलो नोट करो इसको। अब देखो इसमें ये 2 टाइप हमने करवाए। अब इसमें क्या होता है, एक चीज और पूछते हैं, जो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं, मतलब ये क्वेश्चन जनरली क्या होते हैं वो नहीं पूछते, लेकिन आजकल जैसा एग्जाम का पैटर्न चल रहा है कुछ भी पूछते हैं वो, है ना? तो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत दे देते हैं आपको। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है और थोड़ा समझना ज़्यादा है, और जो भी हम अपने स्लाइड में क्वेश्चन डालते हैं वो जनरली आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछ लिए जाते हैं। जैसे हम बात करें, जब हम 2025 में पढ़ा रहे थे, तो 2025 में हमने क्या करा, स्लाइड में अपने कुछ क्वेश्चन डाले जो कि उन्होंने पूछे थे, है ना? तो वो क्वेश्चन कहाँ से लेते हैं मैं आपको बता देता हूँ। कुछ पर्टिकुलर बुक्स हैं जिनसे वो क्वेश्चन बनाते हैं, बिकॉज यूपीएससी क्वेश्चन बना रहा है, तो यूपीएससी की कुछ बुक्स होती हैं मैथमेटिक्स की, जिसमें वो बाकी एग्जाम्स में भी क्वेश्चन देते हैं, तो उसी से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उठा के, कुछ क्वेश्चंस तो वो खुद बनाते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस वो उन बुक्स से उठा के देते हैं आपको, क्योंकि इतने क्वेश्चन बनाने पॉसिबल नहीं होते एक लिमिटेड टाइम के अंदर। अब उसके डिजिट चेंज कर देते हैं वो ज़्यादातर, या चीज़ें चेंज कर देते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है? नए क्वेश्चन जो होते हैं नए टाइप के, इनके आने के चांसेस हो जाते हैं, और ये पुरानी जगह पे यूपीएससी ने पूछे हैं, मतलब दूसरा एग्जाम्स में, ठीक है? तो ये क्या है क्वेश्चन, पहले तो ये समझते हैं इसका। क्वेश्चन में बोला था इन द एक्सपेंशन ऑफ 5⁻⁴ मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपेंशन ना। एक्सपेंशन क्या है? 5⁻⁴ प्लस 2⁻⁴ होल रेस्ट टू पावर 21। आपसे बोल रखा है द सम ऑफ ऑल द रैशनल टर्म्स, इसमें जितनी रैशनल टर्म्स आएंगी ना उनका सम बताओ कितना होगा, ठीक है? कितनी रैशनल टर्म्स आएंगी उसका सम बताओ, समझ गए, है ना? तो पहले तो इसमें रैशनल टर्म्स आएंगी कितनी, हमने कैसे निकालनी सीखी? रैशनल टर्म्स या इंटीग्रल टर्म्स कैसे निकालने सीखी? हमने सीखा है कि जो पावर है 21 उसको एलसीएम ऑफ 3 और 7 से डिवाइड कर दो, है ना? 3 और 7 अगर इसको पूरा डिवाइड कर सकते हो तो +1 और कर देना। तो 3 और 7 का जो होता है वो होता है 21 होता है शायद एलसीएम, ठीक है? और इसमें +1 कर दो, तो 1 + 1 कितना हो जाता है बच्चे? 2 हो जाता है। यानी इसमें 2 रैशनल टर्म्स हैं, 2 रैशनल बोले इंटीग्रल बोले एक ही बात है, ठीक है? 2 रैशनल टर्म्स है। इन दोनों रैशनल टर्म्स, पहले तो ये दोनों रैशनल टर्म्स हैं क्या ये पता लगानी पड़ेगी, और उनको ऐड करके क्या आता है वो पता लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोल रखा है कि सम ऑफ रैशनल टर्म्स बताओ, ये मतलब कि कितनी है,
वो तो हमको दिख गया 2 है, लेकिन वो निकलेंगे कैसे, वो कितनी है वो तो समझ में आ गया, वो निकलेंगे कैसे, और उसको निकाल के उसके बाद में सम करके क्या आएगा, उसको ऐड करके क्या आएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया, है ना। आपसे पूछ रहा है कि वो ऐड करके क्या आएगा, इतना नहीं पूछ रहा वो आपसे, है ना। तो सारे बच्चे ये तो पढ़ के जाते हैं, ये कौन पढ़ के जाएगा। तो ये जो पढ़ के जाएगा उसको पता होगा, उसको कुछ नया आता होगा, उसको कुछ चीजें आती होंगी कि हाँ इस तरीके से भी चीजें कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ऐसे पूछ लिया था कि वो टर्म्स बताओ वो वाली कौन सी है, या उन टर्म्स को ऐड करके क्या आता है वो बताओ, तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको TR+1 वाला फॉर्मूला जो होता है ना जनरल टर्म का, वो लगाना है। तो TR+1 वाला फॉर्मूला क्या होता है जनरल टर्म का, तो आप बोलेंगे सर TR+1 इज इक्वल टू होता है NCR x⁻n−r और y⁻r, ये होता है, हाँ या ना, यही होता है, ठीक है। तो TR+1 में हम क्या करते हैं, जो जो पता है वो तो निकाल देते हैं, वो तो डाल देते हैं, जैसे n पता है 21 है, ठीक है, x पता है 5 की पावर 1/3 है, की पावर n-r हो गया, है ना, और y पता है 2 की पावर 1/7 है, इसकी पावर r हो गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ये तो हो सकता है ना सॉल्व, 21 CR 5 की पावर n-r/3, ठीक है, और 2 की पावर r/7, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये आ गया हमारे पास में, अब हमारे को पता लगाना है कि वो दोनों टर्म्स कौन सी है और उन दोनों को ऐड करके क्या है, पहले तो वो पता लगाते हैं वो दोनों टर्म्स कौन सी, ठीक है ना। तो उसके लिए करना क्या है आपको, सबसे पहले ना ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे करके ना, इसका करना क्या है आपको, सबसे पहले वो दोनों टर्म्स पता लगाने के लिए मुझे ये पता है कि रैशनल टर्म्स या इंटीग्रल टर्म्स होती क्या है। वो टर्म्स होती हैं जिसमें पावर जो होती है वो डिवाइड में नहीं होती है, पावर जो होती है वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होती, पावर प्रॉपर एक इंटीजर होगी, पॉजिटिव इंटीजर ज्यादातर केसेस में, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होगी, ठीक है। और यहाँ पे हम भूल गए n की वैल्यू तो 21 है, तो 21 - r होगी ये, ठीक है, ये 21 करो यार इसको, 21 - r, ठीक है, अब ठीक है ना। तो प्रॉपर एक इंटीजर होगी, तो आपको बस ये सोचना है कि r की जगह पे यहाँ पे क्या नंबर डालें कि पूरा का पूरा इन दोनों से डिवाइड हो जाए, मतलब इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए। याद रखिएगा r की ऐसी 2 वैल्यूज आएंगी क्योंकि हमको पता है 2 टर्म्स निकली है हमारी, समझ में आ गया। तो सपोज करो सबसे पहले मैं r रखता हूँ 0, सबसे आसान, तो r इज इक्वल टू 0 रखता हूँ, तो क्या ये ऐसे बनेगा क्या, TR0+1 यानी T1 इज इक्वल टू हो जाएगा 21C0, 5 की पावर 21 - 0/3 हो जाए, और इंटू 2 की पावर 0/7 हो जाएगा, हाँ या ना। तो बताओ 21/3 कितना होता है, 7 होता है ना, और ये कितना हो जाता है 2 की पावर 0, है ना। और 21C0 की वैल्यू 1 होती है, याद रखिएगा। तो ये बन गया 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 तो उसका आंसर 1 होता है, तो 1 × 5⁻7 × 1, तो इसका आंसर आ गया 5⁻7। इसको अभी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। तो ये पहली इंटीग्रल टर्म है, ये पहली रैशनल टर्म है जो आपको पता लगाना था कि क्या है, ठीक है, ये पहली रैशनल टर्म है। इसको पहले 5 की पावर 7 को सॉल्व करते हैं, 2 4 पावर तो मेरे को भी याद है, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125 ये होता है 5 पावर, ठीक है ना, 5 की पावर, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पावर आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ रहा है शायद 51625, देखें जरा इसको, एक मिनट, 15625, सॉरी 15625 आ रहा है, उल्टा लिख दिया मैंने, है ना। तो 15625, इसको 5 बार 5 से और मल्टीप्लाई करो तो 7 पावर हो जाएगी, ये 6 पावर है, 7 पावर, तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 11 12, 5 6 30, 31 हो जाएगा, ठीक है, 5 पंजे 25 26 27 28, 7 आ गया, 78125, ये आता है 5 की पावर 7, तो ये आ गया 5⁻7 78125, ठीक है। अब ये तो एक टर्म है, एक और टर्म होगी जो इसमें जुड़ेगी, तो ये वाला इसका आंसर नहीं है, ये गलत है, इसका आंसर ये तो 5 की पावर 7 ही है, ठीक है, एक टर्म और जुड़ेगी इसमें। तो अब हम क्या करते हैं, r की जगह पे सोचते हैं कि क्या रखें कि कंप्लीट डिवाइड हो जाए 3 और 7 से। जैसे r की जगह पे सपोज करो मैं 1 रखता हूँ तो ये 20 बनेगा, 20 3 से डिवाइड नहीं होता, 2 रखूंगा तो ये 19 बनेगा, 3 रखूंगा तो 18 बनेगा, चलो 18 हो जाता है, लेकिन 3 7 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ऐसा नंबर बस एक ही होगा, होगा 21। r की जगह पे अगर मैं 21 रख दूं तो होगा क्या, 21 - 21 0 हो जाएगा और 7 पे 21 डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया बच्चे
21C21, ठीक है, 5 की पावर 21 माइनस 21 अपॉन में 3 और 2 की पावर 20 इंटू में है 2 की पावर 21/7, ठीक है। तो 21 माइनस 21 तो 0 हो जाते हैं, ये दोनों जब सेम होते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है, ये 5 की पावर 0 बन गया इंटू 2 की पावर 3 बन गया, 7 के 21, ठीक है। तो 1 इंटू 8, ये आ गया 8 इसका आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल सम अगर मेरे को निकालना है, टोटल सम निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 7 8 1 2 5 में 8 जोड़ देना है और 8 5 होते हैं 13, तो 7 8 1 3 3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये तो मैंने आराम से करके दिखाया आपको, ठीक है। आपको इतनी आराम से नहीं करना, आपको फटाफट इसको यहीं पर ही समझ जाना है कि क्या क्या निकालना है, सीधा सीधा वैल्यू डाल के निकालना है। ये तो पूरी कैलकुलेशन में करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी पहुंचे कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो 7 8 1 3 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। कोई डाउट है यहाँ पे किसी भी तरीके का? तो हमने क्या पढ़ा अभी, हमने देखो आज की जो क्लास पढ़ी है, आज की क्लास में हमने ये पढ़ा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालते हैं, है ना, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, सॉरी। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करे। उसके बाद हमने पढ़ा कि इंटीग्रल टर्म्स या रैशनल टर्म्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, ठीक है। नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स के बाद में हमने पढ़ा नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कैसे निकालते हैं। फिर ये दोनों पढ़ने के बाद में हमने ये पढ़ा कि अगर मान लेते हैं आपको ये रैशनल टर्म्स निकालनी ही पड़ेगी तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से यूज करना है, TR+1 वाला और बाकी सारा कैसे यूज करना है। उसका सम पूछा जाएगा तो सम कैसे निकालना है, उसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है। कैसे निकालना है तो फिर बेसिक मेथड से जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हमने करी। कल जो है हम करेंगे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, और कल बाइनोमियल थ्योरम हमारा खत्म हो जाएगा, कल हम सारे प्रीवियस ईयर इसको उठा लेंगे, ठीक है। तो कल का टॉपिक जो है वो हमारा है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, ठीक है, जिसमें ये वाले क्वेश्चन आपको, ये वाले फॉर्मूले आपको पढ़ाने हैं पहले, उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो बताने हैं, और सारे प्रीवियस ईयर जितने भी हो पाएंगे वो करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस पे दिखा रहा हूँ मैं, ताकि आप इसको एक बार कल तक पढ़ लो, कल की वीडियो तक आप इसको एक बार ना देख लेना। मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे कराऊंगा फिर आपको एकदम से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना कर लेते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं सोहेल खान आपका फिर से स्वागत करूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।